Hello and Assalamualaikum aspirants. This is Mohammad Saad bin Ubaid and you're watching CSS series with me. आज हम लोग एसए को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसए के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। तो हम लोग पहले चलते हैं सोशल वाले पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर मेंशन्ड है एजुकेशन एंड इलिटरेसी। तो अगर आप ये देखें कि क्यों एजुकेशन और इलिटरेसी की वजह से गवर्नेंस इश्यूज आ सकते हैं, वो इस वजह से आ सकते हैं। सबसे पहले तो जब लोगों के अंदर एजुकेशन कम होगी, उनके अंदर अवेयरनेस कम होगी, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास लेस टर्नओवर आएगा। टर्नओवर मतलब आप जो वोटिंग जाते हैं, कम लोग वोटिंग के लिए जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपके पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि जब आपके पास एजुकेशन कम होगी तो एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूलिडज्म का। न्यूलिडज्म क्या कहता है, बेसिकली न्यूलिडज्म कहता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी का एक फेयर होता है सोसाइटी के अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसी की के अंदर, तो देखें ये जो आपके पास जो फर्दर जो पॉइंट्स हैं उसमें अंदर ये मेंशन्ड है एक्सप्लिसिटली कि आपके पास एक तो एजुकेशन वाला पार्ट हमने सिलेक्ट किया है इसमें से, और हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, हमने सिलेक्ट किया डेमोक्रेसी वाला पार्ट। तो एक तो टर्नओवर कम होगा, आपकी डेमोक्रेसी कम होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, आपके पास फेयर डिफिकल्टी आएगी गवर्नमेंट को आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। और क्यों ये आएगी, बिकॉज न्यूलिडज्म का कंसेप्ट होगा, लोग फेयरफुल होंगे आपकी टेक्नोलॉजी से। अब हम लोग आगे चलते हैं आपके पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली एन इम्पैक्ट ऑफ बैड गवर्नेंस इन अ कंट्री। ठीक है, आगे अगर चलें तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं और इसमें हमारे पास बड़े ज्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं कि आपके पास गवर्नेंस इश्यूज असल में हैं क्यों। तो स्टार्ट करते हैं starting with huge polarization in the society। अब polarization से क्या मुराद है, इधर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट किन किन चीजों से आ सकता है। एक तो सोशल क्लास डिफरेंस आ सकता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ सकता है, सेक्टेरियनिज्म आ सकता है। अब इन बेसिस के ऊपर, इन लाइंस के ऊपर बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है ऑलरेडी आपकी सोसाइटी के अंदर। अब होता क्या है कि आपकी जो सेम पॉलिसी है ना, वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें आपने करना क्या है, जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, टारगेट पॉलिसी का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आपके पास कुछ वेस्टेड ग्रुप्स होते हैं। वेस्टेड ग्रुप्स वो होते हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है, फायदे के लिए काम करने से क्या मुराद है कि वो जो है चेंज लाना ही नहीं चाहते सोसाइटी के अंदर, वो स्टेटस को में रहना चाहते हैं। ठीक है, उनकी वजह से भी आपकी गवर्नेंस इश्यूज आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इन्हीं का जो फर्दर बेसिकली कह लें इलैबोरेशन है, अगर हम लोग बात करें तो रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से भी आपके पास गवर्नेंस इश्यूज आते हैं। ठीक हो गया। अब रॉन्ग पॉलिसीज आपके पास कैसे बनती हैं, एक तो आपके पास प्रॉपर स्टडी के थ्रू नहीं बनती। अब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में यूथ की रेशियो वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो अगर आप एक ऐसी जनरलाइज सी जो पॉलिसी है वो बना देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान को अभी यूथ टारगेटेड पॉलिसीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज जब आप इनको ट्रेन करेंगे, जब आप इनको एजुकेट करेंगे, तभी आगे जाके ये पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, प्रॉपर स्टडी करनी है, आपने यूथ ओरिएंटेड आपने बेसिकली बनानी है अपनी जो पॉलिसीज हैं। ठीक है ना, फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी यूथ के अंदर ही आपने मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आना है। ठीक है ना, मॉडर्न एजुकेशन। और इसके अलावा पॉलिसीज में एक और भी मसला आता है, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये बेसिकली आगे जाके हम लोग देखेंगे अपने पॉलिटिक्स वाले पार्ट में, लेकिन आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होती। ठीक है, अभी फर्दर हम लोग इस पॉइंट को आगे लेके चलेंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट को। तो आपकी जो एथनिकली डिवाइडेड सोसाइटी, अच्छा ये एथनिकली डिवाइडेड सोसाइटी से क्या आता है, आपके पास
एक तो स्टेट के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं टू इम्प्लीमेंट। अब स्टेट ने अच्छी पॉलिसी बना दी, ठीक है, स्टेट ने टारगेटेड पॉलिसी बना दी, अब एथनिक डिवीजन इतनी ज्यादा है, एक एथनिसिटी कहेगी कि नहीं ये तो हमारे लिए सही नहीं है, दूसरी एथनिसिटी कहेगी ये हमारे लिए सही है, तो स्टेट के लिए डिफिकल्टी होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए इन पॉलिसीज को, ठीक है। इसके अलावा कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने में स्टेट को प्रॉब्लम होगी। जब कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने में स्टेट को प्रॉब्लम होगी तो उसका मतलब क्या होगा? बेसिकली उसका मतलब ये होगा कि आप जब नहीं बना सकते तो कोई भी पॉलिसी होगी उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो एक सिंगल माइंडेड, एक यूनाइटेड पॉलिसीज नहीं आ सकती। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मसले किसके आते हैं? मसले आपके पास जेंडर इक्वालिटी के भी आते हैं। ये हमने देख लिया कि जीनोसेंट्रिसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ। तो जेंडर इनइक्वालिटी में क्या है? इसी तरह जब एक तो आप वुमेन को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, तब तक आपकी प्रॉपर पॉलिसीज नहीं आ सकती। और पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में यही मसला है एक बहुत बड़ा कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है आपकी जेंडर में। अगर आप उसके स्टेटिस्टिक्स खोल के देखें, जो कि मैंने आपको अपनी जो फैक्ट बुक है उसमें भी बनाना दिखाए हैं, और उसके अंदर मैंने प्रॉपर ये जो है HDI और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो मैंने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर फीडबैक सिस्टम चाहिए फ्रॉम द विमेन, ताकि आप उनकी असल नीड्स को डिस्कस कर सकें, और जब आप उनकी असल नीड्स को पता होंगी तब आप उनकी असल नीड्स को एड्रेस कर सकेंगे और अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। फिर ये आप इनको प्रॉपर एजुकेट करें वुमेन को, ताकि ये एक एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करें अपनी किसके अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग चलें तो आता है आपके पास पॉइंट किसका? पॉलिटिकल का, ठीक है। अगर हम लोग अपनी की में देख लें तो पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल विल एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपकी की के अंदर। तो आपके पास क्या है? सबसे पहले तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ये क्यों है? ये पॉइंट कनेक्टेड है आपके वेस्टेड ग्रुप्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर हम लोग चलें तो लैक ऑफ प्रॉपर डेवोल्यूशन। ये हम लोग पॉइंट पढ़ते रहते हैं, जब भी आपके पास बात होगी गवर्नेंस की वहां पे बात आ जाएगी। और इसका क्या मतलब है? एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपके पास सही तरह से काम नहीं करते, आपकी वो मशीनरी ही नहीं है जो कि गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना। और होता क्या है? इसी वजह से जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, जो हायर अथॉरिटीज हैं वो अपनी पावर डिवॉल्व करने के लिए आगे जाती ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके पास क्या आ जाता है? पॉलिटिकल कल्चर की हम लोग बात करते हैं। आपके पास पॉलिटिकल कल्चर क्या है? आपने रूल वर्सेस सर्व का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जब तक किसी भी सोसाइटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता कि आपने आइदर आप रूल कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, तब तक गवर्नेंस बेहतर हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका माइंडसेट ही चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी में आपके पास क्या क्या पॉइंट आते हैं? एक तो ये बहुत पॉइंट डिस्कस किया जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो दी गई थी किधर से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से आई थी आपके पास, ठीक है। तो अभी तक वही माइंडसेट चल रहा है आपके पास ब्यूरोक्रेसी का। ये भी इसी पॉइंट के साथ ही कनेक्टेड है। ऑल्दो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं अभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अभी फर्दर रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, लेकिन स्टिल दिस इज वन ऑफ द मेन इश्यूज जो कि आपके गवर्नेंस के अंदर आते हैं। फिर आपके पास पॉलिटिकल कल्चर में क्या आती है? एक पॉइंट आपके पास ट्राइबलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आता है। वो जो ट्राइबलिज्म है, ठीक है ना, आप ट्राइबल एरियाज के अंदर वो स्टेट को जब मानेंगे ही नहीं तो वो गवर्नेंस कैसे बेहतर लाएंगे? वो अपनी मोनोटनी, अपनी ऑटोनॉमी वहां पे स्टैब्लिश करने के लिए आपकी स्टेट को वीक करते हैं, वहां पे स्टेट का रेट को वीक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो क्या कहते हैं वहां पे जो गवर्नेंस है वो अच्छी नहीं होती। इसके अलावा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, आपके पास 18th अमेंडमेंट के बाद स्पेसिफिकली क्या हो रहा है कि आपकी जो फेडरलिज्म है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? आपके जो प्रोविंसेस हैं उनके पास पावर तो ज्यादा आ गई हैं, लेकिन स्टिल अभी भी उस तरह से डिवॉल्व नहीं हुई पावर।
तो अगेन ये पॉइंट मेनली डेवोल्यूशन ऑफ पावर से ही कनेक्टेड है, लेकिन ये एक लार्जर स्केल के ऊपर है कि जो सेंटर है वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है पावर, डिवॉल्व कैसे कर रहा है प्रोविंसेस को। ऑल्दो 18th अमेंडमेंट में काफ़ी ज़्यादा डेवोल्यूशन हो गई है, लेकिन अभी भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई कि वो अपने प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज़ करके इनको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा अगर हम लोग इसी की को देखें तो आपके पास कुछ आते हैं सिक्योरिटी इश्यूज। ऑल्दो ये सिक्योरिटी इश्यूज इतने ज़्यादा उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं जैसे हमारे पास तालिबान के केसेस में थे, लेकिन आपके पास जो कुछ एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो अभी भी मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी स्पेसिफिकली जो तालिबान वाला सीन हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर हमारे पास एक फर्दर एक क्वेश्चन मार्क बन गया है कि वेदर आगे जाके सिक्योरिटी के क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या मसला बनेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जब सिक्योरिटी बेहतर नहीं होगी तो डेफिनेटली आप गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं, आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस में आप गवर्नेंस को भी बेहतर नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमने फेडरलिज्म वाले पार्ट में भी डिस्कस किया है, आपकी इंस्टीट्यूशनल इनकैपेसिटी। ठीक है, इसमें भी हम लोग अपनी 18th अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे कि क्या आपके पास चीज़ें हैं क्या नहीं है। इसके अलावा क्या आता है पॉलिटिकल में आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग। आपको प्रॉपर एक्सपोजर की ज़रूरत है। अब होता क्या, अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ में देखें, जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोअर लेवल से ऊपर आते हैं। पहले वो आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स में आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, एट द एंड वो ऊपर वाले टेयर में पहुंचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ लैक करती है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है और ये भी चेंज होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे इकोनॉमी वाले पार्ट में, ठीक है ना। इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है कोई भी स्टेट मशीनरी को चलाने के लिए। तो इकोनॉमी में क्या मसले हैं, आपके पास लेस रिसोर्सेज हैं फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या है, डेट ज्यादा है, टैक्स कम है। जब लोग इस चीज को ही नहीं समझेंगे कि आपने टैक्स देना है, आपने अपने अवाम की, अपने जो हुकूमत है उनकी मदद करनी है, अपने फ़राइज़ को पूरा करना है, तब तक ना रिसोर्सेज आ सकते हैं और ना ही तब तक क्या हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, आपको डिलीवरी भी बेहतर नहीं मिल सकती। तो उससे होता क्या है, आपकी फॉरेन रिसोर्सेज पे आप डिपेंडेंट होते हैं और उससे क्या होता है, आपकी जो सॉवरेनिटी है वो अफेक्ट होती है। सॉवरेनिटी इफेक्ट होने का जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, आईएमएफ है, ठीक है। हमें पता है आईएमएफ ने क्या किया है। आईएमएफ हमेशा से जो शुरू से बात चल रही है आपकी कि आईएमएफ की वजह से आपकी जो सॉवरेनिटी है वो अफेक्ट हुई है, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने अपने दिमाग में रखना है वाइल राइटिंग अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल इंटरेस्ट की बात करें तो आपके पास जारी बात है, एक्सटर्नल इंटरेस्ट से आपके पास जो एक्सटर्नल हमने अभी सिक्योरिटी की बात की, तो क्या आ रहा है, आपकी जो प्रॉक्सीज चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इंडिया लेके चल रहा है, उसकी वजह से भी गवर्नेंस इश्यूज आते हैं। आप जब तक अपनी इस तरह की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर नहीं कर सकते, तब तक क्या हो सकता है कि आपके पास गवर्नेंस भी बेहतर नहीं हो सकती। इसके अलावा जो आपके पास टेक्नोलॉजी बेस है वो बहुत कम है। जब तक टेक्नोलॉजी बेस नहीं होगी तब तक गवर्नेंस नहीं अच्छी होगी। ई गवर्नेंस का जो इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत सारे कंट्रीज ने इसको एडॉप्ट भी कर लिया है, ठीक है ना। तो जब तक ये चीज़ बेहतर नहीं होगी तब तक आपके आगे बेहतर भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास जो इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हैं कि आपके पास प्रॉपर आप फोकस नहीं कर पा रहे अपनी गवर्नेंस पॉलिसीज के ऊपर। आपके पास इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से आप अपने रिसोर्सेज को आपको डाइवर्ट करना पड़ रहा है। प्लस जब आपके पास इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर आता है
तो आपको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है, जो कि यूजुअली आपके पास बाकी सेक्टर्स में फ्रेंडली नहीं होती, जैसे इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं होती, जैसे आपके पास अवामी फ्रेंडली नहीं होती, लेकिन स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं।